हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन रिफ्लेक्टिव लर्निंग। इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ूंगी। फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे देखें। आज हम पढ़ेंगे सीखने का संज्ञानवादी दृष्टिकोण। सीखने का संज्ञानवादी दृष्टिकोण संज्ञानात्मक मानववैज्ञानिक ने मानसिक संरचना पर जोर दिया है जिससे व्यवहारवादियों ने पूरी तरह से अनदेखा किया, जिसको कि व्यवहारवादियों ने पूरी तरह से अनदेखा किया, उस पर इग्नोर किया है। ये 1950 के दशक के अंत में विकसित हुआ। और ये कब विकसित हुआ था? इसका विकास हुआ था 1950 के दशक के अंत में। संज्ञानात्मक मानववैज्ञानिक शिक्षार्थियों और उनके व्यवहार को वातावरणीय उदादीपक के परिणाम के रूप में देखने से शिक्षार्थियों को चयन करने, उदादीपकों से अर्थों का निर्माण करने एवं अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए योजनाओं, इरादों, लक्ष्यों, विचारों, यादों और भावनाओं के स्रोत के रूप में देखने से है। और उदादीपक के परिणाम के रूप में देखने से शिक्षार्थियों का चयन करने, उदादीपकों से अर्थों का निर्माण करने एवं अनुभव, जो हमें नॉलेज मतलब अनुभव हम लेते हैं, जो एक्सपीरियंस से ज्ञान प्राप्त करने के लिए योजनाओं यानी प्लानिंग हो, इरादे जो इनकी इंटेंशन है, लक्ष्य जो कि वह अचीव करना चाहते हैं, गोल्स, विचारों, यादों और भावनाओं के स्रोत के रूप में देखने से है। यह दृष्टिकोण मानव संज्ञान एवं इसका उनके व्यवहार एवं सीखने पर प्रभाव के अध्ययन पर आधारित है। और यह है विटट्रॉक 1982। यह दृष्टिकोण मानव संज्ञान एवं इसका उनके व्यवहार में सीखने पर प्रभाव के अध्ययन पर आधारित है, जो कि उनके व्यवहार में जो सीखने पर जो प्रभाव पड़ता है उसके अध्ययन पर आधारित। और सीखने का संज्ञानवादी जो दृष्टिकोण है वे सिद्धांत कंप्यूटर से प्रभावित है, कंप्यूटर से इफेक्टेड है, और यह कंप्यूटर की तुलना मानव मस्तिष्क से करता है। और ये जो है वो कंप्यूटर की तुलना, कंप्यूटर को कंपेयर जो करता है वो ह्यूमन के माइंड से करता है। और कंप्यूटर की तरह ही हम भी किसी सूचना के संसाधक हैं, और कंप्यूटर की तरह ही हम भी किसी सूचना के संसाधक हैं जो ज्ञान को अवशोषित करते हैं। जो कि ह्यूमन है वो भी ज्ञान को अवशोषित करते हैं, उस पर संज्ञानात्मक कार्य करते हैं, और उस पर ही हम संज्ञानात्मक कार्य करते हैं और इसे हम अपनी स्मृति में रखते हैं। और इसको हम क्या करते हैं? जो हम संज्ञानात्मक कार्य करते हैं उसको हम अपनी स्मृति में रखते हैं, और इस दृष्टिकोण में हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, और इसी दृष्टिकोण में हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, ज्ञान को अचीव करते हैं। और इस ज्ञान में परिवर्तन ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन का कारण बढ़ता है, और इसी ज्ञान में जो हम ये नॉलेज गेन कर रहे हैं उसमें जो चेंजेस होते हैं वही हमारे व्यवहार में जो चेंजेस होते हैं उनका कारण बनता है। इसलिए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में व्याख्यान विधि महत्वपूर्ण मानी गई है। इसीलिए संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में व्याख्यान विधि महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता मानती है। क्योंकि यह शिक्षार्थियों को जो शिक्षकों द्वारा जो दिया गए हैं ज्ञान उसका निष्क्रिय प्राप्तकर्ता मानती है। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत छात्रों को प्रभावित करता है, और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जो है वो छात्राओं को अफेक्ट करता है, क्योंकि उनके विचार प्रक्रिया की समझ ही उनके सीखने में मदद कर सकती है। क्योंकि क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि उनके विचार की जो प्रक्रिया की जो समझ है वो ही उनकी सीखने में मदद कर सकती है। शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, असफल होने एवं गहराई से सोचने के अवसर दे सकते हैं। जो शिक्षक के टीचर्स हैं वो हमें विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने मतलब क्वेश्चन को पूछने और उसका में अगर वो असफल होने एवं गहराई से सोचने के अवसर दे सकते हैं कि अगर वह असफल होने तो उसमें वो गहराई से सोचने के भी अवसर उन्हें दे सकते हैं टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को। और यह रणनीतियाँ शिक्षार्थियों को उनकी विचार प्रक्रिया को समझने और इस ज्ञान का उपयोग सीखने के बेहतर अवसर के निर्माण करने को समझाने में मदद कर सकती हैं। और ये जो रणनीतियाँ, ये जो प्लानिंग्स हैं वो शिक्षार्थियों को उनके विचार की प्रक्रिया को समझने और इस ज्ञान का उपयोग सीखने, जो ज्ञान उनके पास नॉलेज है उसको ज्ञान को सीखने में बेहतर अवसर, जिसको बेहतर अपॉर्चुनिटी के निर्माण करने को समझने में मदद कर सकती हैं, उनकी हेल्प कर सकती हैं और भी समझने के लिए।
अतः संक्षेप में संज्ञानवादी विचार के अनुसार सीखने को इस प्रकार से देखा गया है। अकॉर्डिंग देखा गया है सीखने को, ज्ञान क्या है, निश्चित है, जो हमारी नॉलेज है वो सर्टेन है, वो निश्चित नहीं है, मतलब जो हमें ज्ञान मिल गया वो हमारे लाइफ टाइम के लिए वो हमारे पास ही रहने वाली है जो हमारी नॉलेज है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें बाहरी उद्दीपकों की आवश्यकता होती है, और इस ज्ञान को, इस नॉलेज को हमें अचीव करने के लिए, उस ज्ञान को हमें लेने के लिए, अपने माइंड में हमें समझने के लिए हमें बाहरी जो उद्दीपक है उनकी भी नीड्स होती है। परंतु जब हम जानकारी को संसाधित करते हैं तो हमारा पूर्व ज्ञान इसे प्रभावित करता है। जब हम जानकारी को संशोधित करते हैं तो जो हमारा पूर्व ज्ञान है वो इसको अफेक्ट करता है, जो हमारे पास ऑलरेडी जो ज्ञान है वो हमारे इसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज सीखना तथ्यों, कौशलों, अवधारणा और रणनीतियों का अर्जन है। सीखना क्या है, लर्निंग क्या है, तथ्यों, कौशलों और अवधारणाओं या रणनीतियों का अर्जन है, और इसको प्राप्त करने के लिए हमें रणनीतियों के प्रभावी अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है, और इसको प्राप्त करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए हमें रणनीतियों के प्रभावी अनुप्रयोगों की आवश्यकता होती है। इनकी रणनीतियों को प्रभावी अनुप्रयोगों की नीड्स होती है। नेक्स्ट शिक्षण ज्ञान का हस्तांतरण है। शिक्षण क्या है, ज्ञान का एक हस्तांतरण है। शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को अधिक सटीक एवं पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाना है, और शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है, शिक्षार्थियों को, स्टूडेंट को, जो बच्चों को, ह्यूमंस को अधिक सटीक मतलब बढ़िया, और पूर्ण ज्ञान मतलब पूरी तरह से उन्हें नॉलेज की ओर ले जाना है। शिक्षार्थी सूचना का सक्रिय संसाधक है, और शिक्षार्थी क्या है, सूचना का सक्रिय संसाधक है, रणनीति निर्माता और उपयोग करता है, और रणनीति निर्माता जो मतलब प्लानिंग को, रणनीतियों को, हमारी स्ट्रेटेजीज को निर्मित करता है, निर्माता है उसका, और उसका उपयोग करता है उसको, वह रणनीतियों को जो उसने प्लानिंग बनाई है उसका उपयोग करता भी है, और वे ही सूचना के आयोजक एवं पूर्ण गठन करता है, और वे ही सूचना जो हमें नॉलेज हुई है, मतलब कि जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, उसको आयोजक एवं पूर्ण गठन करता है, मतलब कि उसको हमें किस अकॉर्डिंग से पूर्ण गठन करना है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको किस अकॉर्डिंग से हमें यूज़ करना है, वो भी हमारा कौन करता है, शिक्षार्थी ही करता है। प्रभावी रणनीतियाँ एवं मॉडल सीखने में एवं गलत धारणाओं को ठीक करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और प्रभावी जो रणनीतियाँ जो प्लानिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो उनमें मॉडल सीखने में गलत एवं जो गलत धारणाओं को ठीक कैसे करना है, जो हमारे पास गलत धारणा है उनको ठीक कैसे करना है, उसमें शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से साथियों की भूमिका ना के बराबर होती है, और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से जो फ्रेंड्स है उनकी भूमिका जो होती है वो ना के बराबर होती है, मतलब कि हो या ना हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिक्षार्थियों को ना के बराबर होती है उनकी भूमिका, परंतु वह कभी कभार सूचना के संसाधक को प्रभावित करते हैं, बट वो कभी कभार क्या करते हैं, सूचना के संसाधक को प्रभावित, उसके सूचना के इंफॉर्मेशन के संसाधक को इफेक्ट करते हैं साथी। थर्ड इज सीखने का संरचनावादी दृष्टिकोण। संरचनात्मक मानवविज्ञानिक के बाद संरचनावाद 1970 और 19 के दशक में उभरा। कब उभरा, संज्ञानात्मक मानवविज्ञानिक के बाद संरचनावाद जो है वो 1970 और 1980 के दशक में उभरा। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थी ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग शिक्षार्थी जो है वो ज्ञान के निष्क्रिय जो प्राप्त करता है वो नहीं है, बल्कि वे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, सक्रिय रूप से ज्ञान का, नॉलेज का निर्माण करते हैं। वे परिस्थितियों से अतः क्रिया करने के दौरान अपने मस्तिष्क की संरचना का उपयोग करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, और वे इन परिस्थितियों से क्रिया करने के दौरान अपने मस्तिष्क की संरचना का उपयोग करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। अपने मस्तिष्क यानी अपने माइंड की संरचना को, उसको अपने माइंड का यूज़ करके वे ज्ञान का निर्माण करते हैं, नॉलेज का निर्माण करते हैं। फर्ग्यूसन 1998 के अनुसार संज्ञानात्मक विज्ञान के अधिकांश सिद्धांतों में किसी न किसी प्रकार का संरचनावाद शामिल है। 1998 के अनुसार के अकॉर्डिंग
संज्ञानात्मक विज्ञान के अधिकांश जो सिद्धांत है उसमें किसी न किसी प्रकार का संरचनावाद शामिल है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने संज्ञानात्मक ढांचे का निर्माण स्वयं करता है। क्योंकि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने संज्ञानात्मक ढांचे का निर्माण अपने आप करता है, जैसे वे विशेष परिस्थितियों में अपने अनुभवों का वर्णन कर सकते हैं। जैसे कि वे विशेष परिस्थितियां होती हैं उनमें वे अपने अनुभव, जो उनके पास अनुभव हैं, उनके पास नॉलेज है, उनका वर्णन वे कर सकते हैं। सीखने का संरचनावादी दृष्टिकोण ज्ञान के अर्जन से ज्ञान के निर्माण तक की यात्रा है। और सीखने का जो संरचनावादी दृष्टिकोण है वो ज्ञान के अर्जन से ज्ञान के निर्माण तक, मतलब ज्ञान जब हमें अर्जन किया है, हमारे पास नॉलेज आई है, तब से लेकर जब तक हमने उसका निर्माण किया है तब तक की यात्रा है। जीन पियाजे एवं वायागोत्स्की इस दृष्टिकोण, इस विचारधारा के महत्वपूर्ण सिद्धांतकर्ता थे। क्या थे वो? इस विचारधारा के महत्वपूर्ण सिद्धांतकर्ता थे जो सीखने की संरचनात्मक प्रकृति का समर्थन करते थे, और जो कि सीखने की संरचनात्मक प्रकृति का समर्थन करते थे। पियाजे का मुख्य रूप से सरोकार किसी व्यक्ति के ज्ञान, विश्वास, स्वयं अवधारणा एवं असीमितता से है। पियाजे का मुख्य रूप से जो सरोकार है वो किसी व्यक्ति के ज्ञान, किसी व्यक्ति के उसकी नॉलेज, उसका विश्वास, उसका बिलीव एवं स्वयं धारणा एवं असीमित से है। पियाजे का मुख्य रूप से सरोकार किसी व्यक्ति के ज्ञान, किसी पर्सन के ज्ञान, उसके नॉलेज, उसके विश्वास एवं स्वयं धारणा एवं असीमितता से है। वे इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि व्यक्ति कैसे अपने ज्ञान, जो व्यक्ति पर्सन है वो कैसे अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, अपने विश्वास एवं स्वयं धारणा के आधार पर सीखता है, कि किस अकॉर्डिंग से जो पर्सन है वो अपनी नॉलेज, अपने बिलीव्स और अपनी स्वयं धारणा से कि किस प्रकार से वे सीखता है। दूसरी तरफ वायगोत्स्की का मुख्य सरोकार सामाजिक अतः क्रिया एवं संस्कृति है, और दूसरी तरफ वायगोत्स्की का मुख्य जो सरोकार है वह सामाजिक यानी सोशल और अतः क्रिया एवं सांस्कृतिक है, जो किसी व्यक्ति को कुछ सीखने एवं उसके व्यक्तिगत विकास को आकार देने में मदद करती हैं। जो कि किसी व्यक्ति, किसी पर्सन को कुछ सीखने एवं उसके जो व्यक्तिगत विकास है, जो उसके पर्सनल डेवलपमेंट है, उसको आकार देने में मदद करती है। संरचनावाद के विभिन्न रूपों के बावजूद एक चीज़ जो समान है, और संरचनावाद के विभिन्न रूप हैं बट उसके बावजूद भी जो एक चीज़ समान है, सिमिलर है एक चीज़, वे है शिक्षार्थी। वे क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, जहाँ शिक्षक शिक्षार्थियों का मार्गदर्शक बनते हैं, जहाँ के शिक्षक जो हैं वो शिक्षार्थियों का मार्गदर्शक बनते हैं, ना कि ज्ञान का हस्तांतरण करने वाला। जहाँ पर कि जो शिक्षक हैं वो शिक्षार्थी का मार्गदर्शक बनते हैं, ना कि ज्ञान का हस्तांतरण करने वाले, कि वो ज्ञान का हस्तांतरण करने वाले नहीं बनते हैं। जहाँ पर कि शिक्षक जो हैं वो शिक्षार्थी का मार्गदर्शक बनते हैं। ये सिद्धांत शिक्षार्थियों को हर दिन अपने स्वयं के अनुभवों को कक्षा में लाने का मौका देती है। और ये जो सिद्धांत है सीखने का संरचनावादी दृष्टिकोण, ये सिद्धांत शिक्षार्थियों को हर दिन अपने स्वयं के, मतलब अपना जो वो सेल्फ, जो उनका अनुभव है उसको कक्षा में यानी क्लास में लाने का अवसर देते हैं। ये थर्ड का सब पॉइंट है 3.1। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत बहुत लोकप्रिय सिद्धांत है। सामाजिक शिक्षण का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध यानी लोकप्रिय सिद्धांत है। इसे अल्बर्ट बंडयूरा ने विकसित किया। बंडयूरा ने दोनों ढांचों संज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक के साथ काम किया। उन्होंने दोनों ढांचों के साथ, संज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक के साथ काम किया। उन्होंने सामाजिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया, और उन्होंने सामाजिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया और इस बात पर जोर दिया कि हम दूसरों के अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं। और इस बात पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि हम
दूसरों के जो अवलोकन है उसके माध्यम से सीखते हैं। वे ज्ञान के अर्जन एवं उस ज्ञान के आधार पर अवलोकन करने लायक उनके प्रदर्शन के बीच अंतर करते हैं और वे ज्ञान के अर्जन एवं उस ज्ञान के आधार पर जो अवलोकन करने लायक उनके जो प्रदर्शन है उसके बीच डिफरेंस करते हैं। वे तर्क करते हैं और वे तर्क करते हैं कि बच्चा कोई विशिष्ट व्यवहार सीख सकते हैं और वे तर्क करते हैं कि बच्चे जो हैं वो कोई भी विशिष्ट व्यवहार सीख सकते हैं, परंतु उनका प्रदर्शन पुरस्कार एवं दंड पर निर्भर करता है। बट उनका जो परिवर्तन, उनका जो चेंजेस है, वो प्रदर्शन जो वो कर रहे हैं वो या तो दंड या पुरस्कार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि बच्चे वर्णमाला लिखना जानते हों परंतु उनके चिंतन होने या उनके बीमार होने पर उनका प्रदर्शन खराब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि बच्चे वर्णमाला लिखना जानते हैं, वर्णमाला मतलब ABCD या आ से लेके ज्ञा तक वो लिखना जानते हैं, बट वो अगर वो चिंतित हैं या उनको वो भी बीमार हैं बच्चे, तो उनका प्रदर्शन जो है वो लिखना वे प्रभावित हो सकता है, वो खराब हो सकता है। इस मामले में उनका प्रदर्शन उनके सीखे हुए से अलग होगा और इस अकॉर्डिंग जब वो बीमार होंगे या वो सीखने में सक्षम नहीं होंगे, लिखने में सक्षम नहीं होंगे, तो इस मामले में जो उनका प्रदर्शन है उनके सीखे हुए से अलग होगा। इसके अलावा उन्होंने मॉडलिंग, प्रेक्षण आधारित सीखना एवं अनुकरण की अवधारणाएं भी दी। अवलोकन या प्रेक्षण सीखने का एक उपयोगी माध्यम हो सकता है और अवलोकन या प्रेक्षण सीखने का एक उपयोगी माध्यम हो सकता है। प्रेक्षण पर आधारित सीखने के माध्यम से हम न केवल एक व्यवहार करना सीखते हैं, प्रेक्षण पर आधारित सीखने के माध्यम से न केवल हम व्यवहार करना सीखते हैं बल्कि यह भी सीखते हैं कि किसी विशेष स्थिति में किस काम को करने से हमारा साथ क्या होगा, और हम बल्कि हम ये भी सीखते हैं कि एक विशेष स्थिति में कि हम किस काम को करें जिससे कि हमारे साथ क्या होगा, कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे हमारे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमें उससे क्या नॉलेज मिलेगी, वो भी आता है। वुल्फ-लॉक 1980 प्रेक्षण द्वारा सीखने में 4 चरण शामिल हैं। 4 चरण है। फर्स्ट इज ध्यान देने की प्रक्रिया, जो हम किसी पे फोकस करते हैं उसकी प्रोसेस हैं, जो हैं प्रक्रियाएं, जो प्रोसेस हैं वो हैं, ये प्रभावी ढंग से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम प्रभावी ढंग से सीखेंगे तो ध्यान देने की जो प्रक्रिया है वो हमें प्रभावी ढंग से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। सेकेंड इज अवरोधन की प्रक्रिया, ये सूचनाओं को संग्रहित करने और बाद में इसे याद करने की क्षमता है। संग्रहित मतलब सूचनाओं को संग्रहित करना, मतलब सूचनाओं को एकत्रित करना, कलेक्ट करना, और जब बाद में हमें सूचनाओं की ज़रूरत हो उनका उपयोग करना, वो होता है हमें अवरोधन की प्रक्रियाएं। थर्ड इज पूर्ण रचना प्रक्रिया, इसमें सीखे हुए व्यवहार का अभ्यास शामिल है कि जो हमने सीखा है वो उसका जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो व्यवहार, हमारा बिहेवियर इसमें इंक्लूडेड है। पूर्ण रचना प्रक्रिया। अंत प्रेरणा मॉडल के व्यवहार का अनुकरण करने की प्रेरणा पूर्ण वलन एवं दंड पर निर्भर करती है। मॉडल के व्यवहार का अनुकरण करने की जो प्रेरणा है वो पूर्ण बल एवं दंड पर निर्भर करती है। सीखने की इस व्यवहारवादी व्याख्या के बाद बंडयूरा ने संज्ञानात्मक तत्वों जैसे विश्वास, स्वयं धारणा और अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद उन्होंने किस पर ध्यान केंद्रित किया? विश्वास, स्वयं धारणा और अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इसीलिए इसको सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत सक्रिय अधिगम और स्थानपन्न अधिगम के बीच अंतर करता है, और ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो सक्रिय अधिगम और स्थानपन्न अधिगम के बीच को डिफरेंस करता है, इनके बीच डिफरेंस करता है। और सक्रिय अधिगम मूल रूप से काम को करने, सक्रिय अधिगम जो है वो मूल रूप से काम को करके सीखना और अपने किए गए कार्यों के परिणामों को अनुभव करना है। और सक्रिय अधिगम जो है वो क्या है? मूल रूप से जो हमने काम किया है, जिसको हमने करके सीखा है, उसको अपने
किए गए कार्य के परिणामों को अनुभव करना है। जो हमने कार्य किए हैं उनके अनुभव को करना है, जो परिणाम निकले हैं उनको अनुभव करना है। और सक्रिय अधिगम में परिणामों को जानकारी देने वाले स्रोतों के रूप में देखा जाता है। सक्रिय अधिगम में जो परिणाम निकले हैं उनसे जो हमें जानकारी मिली है उनके देने वाले स्रोतों के रूप में देखा जाता है। परिणामों की हमारी व्याख्या अपेक्षाएं पैदा करती है, और परिणामों की जो हमारी व्याख्या है वो अपेक्षाएं पैदा करती है, अतः प्रेरणा को प्रभावित करती है, और यह अतः प्रेरणा को भी प्रभावित करती है, उसको अफेक्ट करती है प्रेरणा को, और विश्वासों को आकार देती है, और जो विश्वास हमारे बिलीव्स हैं उनको आकार देती है। इस्कॉन को 2000 स्थानपन्न अधिगम प्रेक्षण या अवलोकन द्वारा सीखना है। स्थानपन्न अधिगम प्रेक्षण या अवलोकन द्वारा सीखना है। लोग दूसरों का अवलोकन करके सीख सकते हैं, और लोग जो पीपल हैं वो दूसरों का अवलोकन करके सीख सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं। यदि वे देखकर सीखते हैं, अगर वे देखकर सीखते हैं तो इसमें वे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर वे देखकर सीखते हैं, किसी चीज़ को हम देखते हैं और उससे हम सीख जाते हैं, उसे लर्न कर लेते हैं, तो वो क्या है, इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया शामिल है। वन ड्यूरा 1986 के अनुसार प्रेक्षण द्वारा सीखने में 4 तत्व शामिल हैं। इनके अनुसार प्रेक्षण द्वारा सीखने में 4 तत्व शामिल हैं। फर्स्ट इज ध्यान देना, हमारा फोकस, जानकारी को बनाए रखना, जो हमारी नॉलेज है उसको कंटिन्यूसली बनाए रखना, व्यवहार का निर्माण करना, हमारे व्यवहार यानी बिहेवियर का निर्माण करना, और व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरणा बनना, और व्यवहार जो हमारा बिहेवियर है उसको बनाने रखने के लिए, उसे दोहराने के लिए प्रेरणा बनना। फर्स्ट इज ध्यान देना, फोकस करना, जानकारी को बनाए रखना, जो हमें नॉलेज मिली है उसको हमें बनाए रखना लॉन्ग टाइम के लिए, और व्यवहार का निर्माण करना, और बिहेवियर का भी निर्माण करना, और फोर्थ इज व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरणा बनना, उसको रिपीटेशन में करना, उसको व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरणा बनना। पारस्परिक निर्धारणवाद की अवधारणा भी दी। उनके अनुसार सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में अंतरिक्ष एवं बाह्य दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं, और उनके अनुसार सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में अंतरिक्ष यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कारक ही महत्वपूर्ण है, दोनों कारक ही इम्पोर्टेंट है। किसी व्यक्ति का व्यवहार भौतिक एवं सामाजिक वातावरण और व्यक्तिगत गुणों सभी का दूसरे को पारस्परिक रूप से प्रभावित करते हैं, और सभी एक दूसरे को पारस्परिक रूप से प्रभावित करते हैं। इसे अतः क्रिया को पारस्परिक निर्धारणवाद कहा गया है, और इसको क्या कहा गया है, क्रिया को पारस्परिक निर्धारणवाद कहा गया है। किसी व्यक्ति का व्यवहार, क्रियाएं पसंद, उसकी क्रियाएं हैं, उसकी पसंद है, उसका इंटरेस्ट है, लाइक है, डिसलाइक है, वो भौतिक एवं सामाजिक वातावरण और व्यक्तिगत गुण कौन से होते हैं, विश्वास, अपेक्षाएं, दृष्टिकोण, सभी को एक दूसरे को पारस्परिक रूप में प्रभावित करते हैं पारस्परिक रूप में एक दूसरे को, और इसी को पारस्परिक निर्धारणवाद कहा गया है। थर्ड पॉइंट 2 इज अनुभवजन्य अधिगम। यह सीखने के सामाजिक और संरचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। अनुभवजन्य अधिगम जो है वो सीखने के सामाजिक और संरचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया के मूल में यहाँ अनुभव स्थायी है, और लेकिन सीखने की जो प्रक्रिया है उसके मूल में यह अनुभव जो है वो स्थायी है, फिक्स्ड है। कार्ल रोजर्स इस सिद्धांत के प्रभावशाली सार्थक हैं, और कार्ल रोजर्स इस सिद्धांत के प्रभावशाली सार्थक हैं। उन्होंने सीखने अधिगम को 2 भागों में बांटा है। सीखने के जो अधिगम है उसको 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट इज संज्ञानात्मक अधिगम, और दूसरा ही अनुभवजन्य अधिगम। फर्स्ट क्या है, संज्ञानात्मक अधिगम, और सेकेंड इज अनुभवजन्य अधिगम। उन्होंने सीखने को स्वयं दीक्षित सीखने की प्रक्रिया माना है, और उन्होंने सीखने को स्वयं दीक्षित सीखने की प्रक्रिया माना है, जिसमें व्यक्तिगत भागीदारी की आवश्यकता होती है, इसमें शिक्षार्थी के सीखने का मूल्यांकन भी शामिल है, और इसमें शिक्षार्थी के सीखने का मूल्यांकन भी इंक्लूडेड है। उनके अनुसार अनुभवजन्य अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी वे जो कुछ जानते हैं और जो उन्हें जानने की आवश्यकता है
के बीच का अंतर समझ लेते हैं। ये जब होता है अनुभवजन्य अधिगम तब होता है जब शिक्षार्थी जो कुछ जानते हैं और जो कुछ उन्हें जानने की नीड्स हैं, जो उन्हें वो जानते हैं और जो उन्हें जानने की ज़रूरत है, उनकी नीड्स है, उनके बीच का जो जब वो अंतर समझ लेते हैं, दोनों के बीच का जब वो डिस्टेंस समझ लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुभवजन्य अधिगम कहते हैं। शिक्षार्थी उस ज्ञान के साथ आंतरिक संबंध विकसित कर लेते हैं और शिक्षार्थी जो हैं वो उनके साथ उस ज्ञान के साथ आंतरिक संबंध विकसित कर लेते हैं जो उसके अनुभवों को बढ़ाने में मदद करता है। और फिर जब वो शिक्षार्थी जो हैं उस ज्ञान के साथ आंतरिक संबंध विकसित कर लेते हैं, रिलेशन संबंध विकसित कर लेते हैं, जो कि उनके अनुभव को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसलिए अनुभवजन्य अधिगम आत्मविकास और व्यक्तिगत परिवर्तन के बारे में है। इसीलिए अनुभवजन्य जो अधिगम है वो आत्मविश्वास यानी सेल्फ डेवलपमेंट और व्यक्तिगत परिवर्तन जो पर्सनल चेंजेस हैं उसके बारे में है। रोजर्स का मानना था कि लोग सीखना चाहते हैं और उनमें सीखने के लिए प्राकृतिक इच्छा होती है। और उनका मानना था कि रोजर्स का मानना था कि लोग सीखना चाहते हैं, पीपल जो है वो सीखना चाहते हैं और उनमें सीखने के लिए प्राकृतिक इच्छा भी, और उनके पास सीखने के लिए प्राकृतिक इच्छा भी होती है। इसीलिए इस मॉडल में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से सहभागी होते हैं और इसीलिए इस मॉडल में शिक्षार्थी जो है वो सक्रिय रूप से सहभागी होते हैं और सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता है और उससे सीखने की प्रक्रिया को भी वे नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार के अधिगम में शिक्षक की भूमिका सहायक के रूप में होती है और इस प्रकार के जो अधिगम है उसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सहायक के रूप में होती है, मतलब कि हेल्पर्स के रूप में होती है। संक्षेप में रचनावादी विचार के अनुसार सीखने को इस प्रकार देखा गया है। फर्स्ट, ज्ञान का निर्माण या तो व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से किया जा सकता है। ज्ञान का जो निर्माण है, नॉलेज का जो निर्माण है, या तो वह व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है या फिर सामाजिक रूप से किया जा सकता है। यहाँ व्यक्तिगत रूप से पियाजे के दृष्टिकोण को और सामाजिक संरचनावाद वायोगॉत्स्की और मनुचूरा के दृष्टिकोण को इंगित करता है। व्यक्तिगत मत के अनुसार ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थियों पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत मत के अनुसार ज्ञान का निर्माण जो है वो शिक्षार्थियों पर निर्भर करता है, शिक्षार्थियों पर डिपेंड करता है। और सामाजिक संरचना मत के अनुसार जो है वो ज्ञान का निर्माण सभी शिक्षार्थियों मिलकर एक साथ करते हैं। सामाजिक संरचना मत के अनुसार जो है वो ज्ञान का निर्माण सभी शिक्षार्थी एक साथ मिलकर करते हैं और व्यक्तिगत मत के अनुसार ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी पर निर्भर करता है, उसके शिक्षार्थी पर डिपेंड करता है और इसमें सभी शिक्षार्थी मिलकर कर सकते हैं। व्यक्तिवादी संरचनावाद में ज्ञान का सृजन और सीखना सक्रिय रूप से होता है। व्यक्तिवादी संरचनावाद में ज्ञान का सृजन जो है और सीखना जो है वो सक्रिय रूप से होता है और इसका पूर्व निर्माण पूर्व ज्ञान के द्वारा किया जाता है। इसका पूर्व निर्माण जो है वो पूर्व ज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। यह तब होता है जब कई अवसर और विविध प्रक्रियाएं पहले से ज्ञात चीज के साथ जुड़ी होती हैं। ये तब होता है जब कई सारे अवसर और विविध प्रक्रियाएं जो है वो पहले से ही ज्ञात चीज के साथ जुड़ी होती है, जो पहले से ही हमें ज्ञात है वो चीज उसके साथ जुड़ी भी होती हैं। सामाजिक संरचनावादी मत के अनुसार सीखना सामाजिक रूप से परिभाषित ज्ञान और मूल्यों के सहयोग से निर्मित होता है। और सामाजिक संरचनावादी मत के अनुसार सीखना सामाजिक रूप से परिभाषित ज्ञान और मूल्यों के सहयोग से निर्मित होता है, जो सामाजिक रूप से निर्मित अवसरों के माध्यम से होता है, जो कि सामाजिक रूप से निर्मित अवसरों के माध्यम से होता है। व्यक्तिगत मत के अनुसार शिक्षण एक चुनौती है। व्यक्तिगत मत के अनुसार शिक्षण क्या है? जो संपूर्ण समझ की दिशा में मार्गदर्शन करती है, जो कि संपूर्ण समझ की दिशा में मार्गदर्शन करती है। सामाजिक संरचना की दृष्टि से शिक्षण शिक्षार्थियों के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करना है और सामाजिक संरचना की दृष्टि से शिक्षण शिक्षार्थियों के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करना है। व्यक्तिगत मत में शिक्षार्थी ज्ञान का सक्रिय निर्माता, सक्रिय विचारक, व्याख्याता और प्रश्नकर्ता होता है। सामाजिक संरचना दृष्टिकोण में शिक्षार्थी दूसरों के साथ मिलकर ज्ञान का सह निर्माता, स्वसक्रिय विचारक, व्याख्याता,
पसंद और सक्रिय सामाजिक सहभागी होता है। व्यक्तिगत मत के अनुसार शिक्षक एक सहायक एवं मार्गदर्शक होता है। व्यक्तिगत मत के अनुसार शिक्षक जो है एक सहायक एवं मार्गदर्शक होता है, जो कि हमें रास्ता दिखाता है, जो अपने शिक्षार्थियों के सुझाव, अवधारणाएं और विचार सुनता है। जो कि शिक्षक जो है वो एक सहायक एवं मार्गदर्शक होता है, जो कि अपने जो शिक्षार्थी हैं उनके सुझाव को, उनकी अवधारणाएं जो है, उनके विचारों को सुनता है और दूसरे मत के अनुसार मार्गदर्शक और सहायक के अंतरिक्ष शिक्षक एक ज्ञान निर्माण में सहभागी और सह निर्माता होता है। और दूसरे मत के अनुसार मार्गदर्शक और समाज के अंतरिक्ष शिक्षक एक ज्ञान निर्माण में सहभागी, ज्ञान का जो निर्माण करें उसमें सहभागी और सह निर्माता होता है, जो सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणाओं को सुनता है, जो कि सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणाओं को भी सुनता है। व्यक्तिगत मत में साथियों की भूमिका आवश्यक नहीं है, और व्यक्तिगत मत में साथियों की भूमिका आवश्यक नहीं है, लेकिन वह चिंतन के लिए उदादीपक का काम करते हैं। बट वो चिंतन में, थिंकिंग में उदादीपक का काम करते हैं और प्रश्न उठा सकते हैं, दूसरे मत के अनुसार साथी ज्ञान का निर्माण का सामान्य हिस्सा है, और दूसरे मत के अनुसार साथी जो है वो ज्ञान के निर्माण का सामान्य हिस्सा है। सीखना कैसे होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी। थैंक्स फॉर